जी। अब हमने अपना सबसे टेक्स्ट का जो इम्पोर्टेंट तरीन एरिया आता है उसके बारे में डिस्कशन करनी है। दैट इज अबाउट रिटर्न असेसमेंट एंड अपील्स। क्या होती हैं, किस तरह से फाइल होती हैं, इसके बारे में हमने सारा कुछ डिस्कस करना है। इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अभी तक जितना आपने टेक्स्ट पढ़ा है उसकी नॉलेज होना, उसके बारे में सीखना है समथिंग एल्स। लेकिन जो प्रैक्टिकल टैक्सेशन है, मतलब प्रैक्टिकली हम टैक्स को किस तरह परस्यू करते हैं, वो जो एरिया है वो हमारा यहाँ से रिलेट कर रहा है रिटर्न से, असेसमेंट से, और अपील्स के साथ क्या कर रहा होता है, इनका रिलेशन इसके साथ डेवलप हो रहा होता है। ये वाला एरिया वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है। आपकी किताब का आई कैप की चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 क्या होता है इसमें से रिलेट कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है कि ये चैप्टर जो होते हैं बच्चे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। बट ये चैप्टर छोड़ने का मतलब है कि आप अपनी अटेम्प्ट जो है वो लगवाने के लिए जा रहे हैं, बिकॉज ये वो एरिया है जिसमें से बच्चा अक्सर क्या, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया, वन ऑफ द मोस्ट अंडर परफॉर्म्ड एरिया जो आपका एक सिलेबस में है वो यही है। तो इसको देखना है आपने कि इस एरिया को सिलेक्टिव स्टडी पे आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। मैं कुछ एग्जामिनर कमेंट्स की बात करता हूँ। अभी तक इस एरिया में से जितने एग्जामिनर कमेंट्स आए हुए हैं उसमें से जो पासिंग परफॉर्मेंस है बच्चों की, उनमें ज़रा बात करते हैं। ऑटम 21 में इसमें से क्वेश्चन आया तो उसमें सिर्फ 30% जो बच्चे ऐसे थे जो पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए, और जो उसकी डिटेल्स थी क्वेश्चंस की वो लिखी हुई है उसने कि इसमें ये मसला था, बच्चे ये नहीं कर पाए, बच्चे ये नहीं कर पाए। उसने प्रॉपर जो उनकी मिस्टेक्स थी, जो उनके मसले मसाइल थे, वो उसने डिस्कस किए हुए। आपने बस इसके परसेंटेजेस के ऊपर गौर करना है कि इसमें से कितने परसेंट बच्चे मार्क्स सिक्योर कर पा रहे हैं और कितने परसेंट बच्चे मार्क्स सिक्योर नहीं कर पा रहे। ऑटम 21 रीसेंट अटेम्प्ट में इस एरिया में सिर्फ 30% पासिंग मार्क्स सिक्योर हुआ, वन ऑफ द सेकंड वर्स्ट अटेम्प्टेड एरिया इन लास्ट अटेम्प्ट। उसके बाद स्प्रिंग 21 में सिर्फ 8% बच्चे ऐसे थे जो इस एरिया में से, मीन्स चैप्टर नंबर 14 में से, चैप्टर नंबर 15 में से और चैप्टर नंबर 16, इन तीनों के एरिया में से जो सवाल आया था उसमें सिर्फ और सिर्फ 8% बच्चे जो है थे वो पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए थे। जो उसकी डिटेल्स थी बच्चे, उसने बताया हुआ है कि वो करेक्ट डेट्स नहीं लिख पाए थे और वो कमिश्नर की जो इन्फॉर्मेशन वगैरह थी वो नहीं बता पाए थे। उसके बाद 2 अटेम्प्ट, उसके बाद ऑटम 20, ऑटम 20 में 18% बच्चे ऐसे थे जो इस एरिया में से पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए थे। डिटेल्स उसने लिखी हुई हैं, जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होंगे डिटेल्स आप देख लीजिएगा। स्प्रिंग 20 में 32% बच्चे से पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए थे। ऑटम 19 में सिर्फ 4% बच्चे ऐसे थे जो इस एरिया में से पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए थे। स्प्रिंग 19 में 21% स्टूडेंट ऐसे थे जो इस एरिया में से पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए थे। ऑटम 18 में दिस अटेम्प्ट वाज इजी, आसान सवाल था, स्ट्रेट क्वेश्चन था, 51% बच्चे इसमें से मार्क्स सिक्योर कर पाए थे। स्प्रिंग 18 में अगेन 4% बच्चे मार्क्स सिक्योर कर पाए। फिर आपका आता है स्प्रिंग 18। स्प्रिंग 18 में उसने क्वेश्चन की परसेंटेज नहीं गिवन की, लेकिन उसने ये बता दिया था कि अंडर परफॉर्म्ड एरिया है, इसमें बच्चे मार्क्स वगैरह सिक्योर नहीं कर पाए थे। ऑन एवरेज आप देखें 4%, 21%, 4%, 32%, 32%, 18%, 8%, 30%। ऑन एवरेज इट इज वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड एरिया इन टैक्सेशन। आप टेक्स्ट का पेपर पकड़ेंगे, कभी भी आप उसका एनालिसिस करेंगे, कभी भी एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ रहे होंगे, जो सबसे बुरा एरिया बच्चे कर रहे हैं वो ये है। इसके वेरियस रीजंस है जो हमने अब क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है क्या है और क्या नहीं। इनको कमेंट्स को यहाँ पे बताने की, इस एनालिसिस को यहाँ पे शो करने की वजह ये थी कि आप लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप की जाए कि इस एरिया को अगर आप फॉर ग्रांटेड लेके जाते हैं तो याद रखिएगा आप लोगों का भी वही हाल होगा जो इन लोगों का हुआ था, जो 4% के अलावा 96% लोगों का हाल हुआ था। आप लोगों का भी फिर वही हाल होना। तो इस एरिया को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना।
अब इस एरिया में इतने कम मार्क्स सिक्योर करने की रीजन क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीजन है आप लोग सिलेक्टिव स्टडी करते हो। नहीं यकीन, आप में से मेजोरिटी बच्चे ऐसे होंगे जो सिलेक्टिव स्टडी की तरफ मूव कर रहे होंगे। लाइक ऐसे थोड़ा टाइम पास होने, आपने कहना यार, आप जाएंगे किसी फेसबुक के या सोशल मीडिया के पेज के ऊपर, टेक्स्ट पास करने का तरीका बताएं, और आपको वो बंदा उठ के टेक्स्ट पास करने का तरीका बता रहा होगा जिसका खुद टेक्स्ट पिछले 3 अटेम्प्ट से पास नहीं हो रहा, और कई बार रिटर्न असेसमेंट और रिपील वाले एरिया को एक बार पढ़ लेना, इसको छोड़ देना, कुछ नहीं होगा, बाकी चीजें कर लो, आपका पेपर पास हो जाएगा। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो इसकी है कि आपने इसमें से सिलेक्टिव स्टडी करनी है, और आप में से मेजोरिटी लोगों ने करके जानी है, ये बात फॉर श्योर है। आप में से मेजोरिटी लोगों ने सिलेक्टिव स्टडी करके जानी है। सेकेंड थिंग इज दैट ये एरिया हाईली थ्योरेटिकल है। जब आप लोग इसको पढ़ते हो, आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते, हाथ से नहीं लिखते। तीसरा थिंग इज दैट कि आप लोग इसकी करते हो रोट लर्निंग, आप इसकी क्रैमिंग करते हो, आप इसके रट्टे मारते हो। हालांकि आप, ये वो एरिया है जो एप्लीकेशन बेस्ड है, इसमें से रट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं। ये हाईली कंसेप्चुअल एरिया है। इसमें से जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो टोटली कंसेप्चुअली पूछे जाते हैं। आप इसको क्रैम कर लो, आई उसने एग्जामिनर ने आपसे एक सिनेरियो पूछना है, आपकी क्रैमिंग सारी की सारी वहां पे फोत हो जानी है। तो ये 3 मेन रीजंस हैं जो बच्चे क्या करते हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। इसमें सबसे बड़ा एरिया है वो सिलेक्टिव स्टडी। जो बच्चे रिपीटर्स हैं, जो बच्चे फेल होके बैठे होते हैं, अगर आप उनसे कभी जिंदगी में मिलके पूछेंगे, वो आपको इस एरिया के बारे में यही कहेंगे, यार हमने चैप्टर ये पूरे नहीं किए थे, चैप्टर 14, 15, 16 3 चैप्टर थे, हमने इसमें से ये किया था, हमने इसमें से ये छोड़ दिया था। और ये फॉर श्योर है कि हर एक रिपीटर, उसका हाल यही होगा कि उसने इस एरिया में से मार्क्स छोड़े होंगे। और ऑन एवरेज जो इसमें से मार्क्स आ रहे होते हैं वो गालिबन अप टू 10 से 12 मार्क्स तक का सवाल इन 3 चैप्टर में से पूछा जाता है। एक इसमें अनोमली थी स्प्रिंग 17 की अटेम्प्ट में, जब उसने इस चैप्टर में से 19 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, और जिसमें सारी की सारी इमाम थी वो बाद में रोती हुई बाहर निकली थी। तो मतलब 10% तक का चैप्टर आपका आई कैप का जो एग्जाम है वो भी इसमें से बनना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको अगर आप 400 आज ले लेंगे तो याद रखिएगा अगले एग्जाम फीस आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज ये एरिया आपको पास भी करवा सकता है और ये एरिया आपको फेल भी करवा सकता है। अब इस एरिया में 3 चैप्टर्स हैं जो हमने लेके चलने हैं, जिसमें से मेनली हमने देखना है कि रिटर्न्स क्या होती हैं हमारी, असेसमेंट किस तरह से होती है, और इसके अगेंस्ट अपील किस तरह से की जाती है, वो हमने क्या करना है, यहाँ पर लेके चलना है। तो ये 3 एरियाज, रिटर्न, असेसमेंट, अपील्स, टैक्सेशन का जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो हमने क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है। आप जितना भी टैक्स सीखते हैं, आप जितना भी टैक्स सीखेंगे, उसको प्रैक्टिकली जहाँ पे आपने अप्लाई करना है वो सारा ये एरिया है। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे जो एरिया, वो है रिटर्न से रिलेटेड, कि रिटर्न्स क्या होती हैं, उनको हमने देखना है। व्हाट आर रिटर्न्स, इसके बारे में हमने बात करनी है। ये एक प्रोसीजर है हमारा, टैक्सेशन का एक प्रोसीजर है। अगर आपको याद हो, हमने स्टार्टिंग में एक टैक्स साइकिल के बारे में बात की थी कि हम 12 महीने ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शंस करने के बाद जो हमने पैसा कमाया होता है हम उसकी इनकम डिक्लेयर करते हैं, उस पर टैक्स पे करते हैं जाके। हमने एक पूरी ट्रांजैक्शन साइकिल डिस्कस की थी कि किस तरह से रन हो रही होती है। अब अभी तक जितना हम टैक्स सीख के आए हैं, हम उनमें तमाम बातें भी यही करके आए हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी टैक्सेबल इनकम क्या है, हम उसके बारे में कैलकुलेट करना सीखते हैं कि टैक्सेबल इनकम क्या है, हम इसके बारे में बात करना सीखते हैं। दूसरा हम देखते हैं फिर हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या है, हमने वो कैलकुलेट करना सीखी। फिर तीसरा हम देखते हैं कि टैक्स पेएबल कितना है, हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे कितना करना है, हम उसको देखते हैं। हमने इन चीजों को तो सीख लिया हुआ है कि कैसे कैलकुलेट की जाएंगी, प्रॉपर हमने इसके ऊपर नॉलेज है। अब है सवाल पे करने की, कैलकुलेशन आती है, लेकिन अब ये टैक्स पेएबल
हुकूमत को किस तरह से जाके पे होगा, गवर्नमेंट को किस तरह से जाके पे किया जाएगा, हमने अब उस प्रोसेस की तरफ मूव करना है। वो प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारा रिटर्न फाइलिंग से, रिटर्न फाइलिंग के जरिए हम जितना भी काम कर रहे हैं, हम जितनी भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट को बतानी है कि इनकम क्या है, हमने गवर्नमेंट को बताना है टैक्स क्या है। अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट को हम कैसे बताएंगे। इसका सिंपल सा जवाब है, उसको बताने के लिए हम रिटर्न फाइल करते हैं। और रिटर्न जो है वो हम किसे कहते हैं, हम उसको देखेंगे। किस तरह से रिटर्न फाइल होती है उसको देखेंगे। फिर रिटर्न के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर्स हमारे मूव होते हैं असेसमेंट्स के। असेसमेंट के बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपील्स पे। तो ये 3 जो हमारा एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसके तहत हम क्या कर रहे होते हैं, इनको लेके चल रहे होते हैं। और ये सारा काम जो जिस इदारे के अंदर हो रहा होता है या जिस इदारे के तहत हो रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम FBR कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि रिटर्न क्या होता है, रिटर्न से असेसमेंट, और असेसमेंट से हम मूव करेंगे अपील्स के ऊपर। अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज की बात की जाए तो हमारा जो पूरा FBR है, FBR का कुछ स्ट्रक्चर हमारा इस तरह से बना हुआ है कि इसमें सबसे पहले हमारा एक इदारा जिसको कहते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में फिर उसकी एक हायरार्की डिफाइन की गई है। एक चीफ कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू होता है, फिर कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू होता है, उसके बाद कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू अपील्स होता है। मतलब ये वो बंदा है जो अपील्स वगैरह सुन रहा होता है। उसके बाद फिर लोअर रैंक के अफसर आ जाते हैं, जिसमें एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह आते हैं। फिर इनके पैनल्स वगैरह बने होते हैं जो स्पेशल केसेस को टेकअप कर लेते हैं, जिसमें स्पेशल ऑडिट पैनल वगैरह आता है। उसके अलावा फिर इसके मजीद जूनियर ऑफिसर आते हैं जिसे हम इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं, और इनलैंड ऑडिट ऑफिसर वगैरह भी रखे होते हैं। और मजीद अगर जाएंगे नीचे तो हमारे पास फिर डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट, सुपरिटेंडेंट्स, इंस्पेक्टर्स और ऑडिटर वगैरह होते हैं। तो ये पूरा एक इनकी चेन होती है, एक हायरार्की होती है जिसके तहत इदारा क्या कर रहा होता है, हमारा ऑपरेट कर रहा होता है। आपको ये इदारों के मतलब जो जो इनमें ऑर्गेनाइजेशन में बंदे इन्वॉल्व हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो मेन ताल्लुक बढ़ता है वो चीफ मतलब यहाँ पे सीखने की हद तक किताबी हमारा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से और कमिश्नर इनलैंड अपील से हमारा वास्ता वगैरह पड़ रहा होगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले रिटर्न। रिटर्न होता क्या है? रिटर्न एक प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट है, एक प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट है, या आप इसे कह सकते हैं एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है, जिसके तहत हमने क्या करना होता है, जिसमें हमने अपनी तमाम इनकम की इंफॉर्मेशन गिवन करनी होती है, और इस इनकम के ऊपर कितना हमारा टैक्स बनेगा उसकी हमने तमाम इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन करनी होती है। और ये जो प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट है ये इशू हमेशा कौन करती है, इशूड बाय डिपार्टमेंट होता है, इशूड बाय गवर्नमेंट होता है, जिसको हम फिल कर रहे होते हैं। इसकी जो शक्ल है वो कुछ इस तरह से होती है कि ये हमारा रिटर्न कहला रहा होता है, जिसमें हम अपनी तमाम इनकम की डिटेल, अपने एसेट्स की डिटेल सब कुछ जमा करवा रहे होते हैं। तो ये एक प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट है, एक ऑलरेडी फॉर्म्ड डॉक्यूमेंट है, इसमें हमने डाटा वगैरह को इंसर्ट करना होता है। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि कौन रिटर्न फाइल करेगा, हु इज गोइंग टू फाइल रिटर्न। जब हर पाकिस्तानी रिटर्न फाइल करेगा, द आंसर इज नो। हर बंदा रिटर्न फाइल नहीं करेगा। कौन रिटर्न फाइल करेगा? उसने फिर हमें उसके ऊपर एक प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड की है कि ये लोग जो हैं इनको हर साल अपने रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। कौन कौन से? हर कंपनी, हर कंपनी, चाहे वो स्मॉल है, चाहे वो बड़ी कंपनी है, चाहे उसके लॉसेज इनकर हो रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट कमा रही है, जो भी है, हर बंदे को, हर कंपनी को क्या करनी पड़ती है, रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। चाहे कंपनी की टैक्सेबल इनकम है, चाहे कंपनी की टैक्सेबल इनकम नहीं है, चाहे कंपनी लॉसेज इनकर कर रही है, चाहे अभी कंपनी नई शुरू हुई है, लेकिन उसको अपनी रिटर्न जो होगी वो हमेशा फाइल करनी पड़ेगी।
कंपनीज को कोई किसी किस्म की माफी वगैरह नहीं होती, उन्होंने अपनी क्या करनी है, हमेशा रिटर्न फाइल करनी है। उसके अलावा एवरी अदर पर्सन other than a company whose taxable income for the year exceeds the maximum amount which is chargeable to tax। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के अलावा जो पर्सन होते हैं हमारे पास, वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है एओपी। हमारे पास मेनली तीन पर्सन हैं, कंपनी, इंडिविजुअल एंड एओपी। जो कंपनी के अलावा पर्सन हैं, इंडिविजुअल एंड एओपी, इनको भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। कब? जब इनकी इनकम जो है वो मिनिमम एग्जेम्पशन से ज्यादा हो। अब मिनिमम एग्जेम्पशन का मतलब क्या है कि हुकूमत ने एक लिमिट लगा दी हुई है। हुकूमत कहती है कि इस सर्टेन अमाउंट से अगर तुम पैसे कम कमा रहे हो, कोई सर्टेन अमाउंट है, अगर तुम इस अमाउंट से कम पैसे कमा रहे हो तो तुम्हें टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब एओपी के लिए वो केस है 4 लाख रुपया। अगर कोई एओपी सालाना 4 लाख से कम कमा रही है पैसे, तो उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 4 लाख से ज्यादा पैसे कमा रही है तो इसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सिमिलरली इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए लिमिट जो है वो 6 लाख रुपए की है अभी तक। तो अगर एक इंडिविजुअल सालाना 6 लाख से ज्यादा के पैसे कमाएगा तो उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। अगर वो 1 साल से अगर वो 6 लाख से पैसे कम कमाएगा तो उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी पर्सन जिनकी इनकम मिनिमम एग्जामिशन लिमिट से ज्यादा होती है, उसे क्या करनी पड़ेगी, उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। उसके अलावा जितनी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनको भी रिटर्न फाइल करनी पड़ती हैं। अगर रिटर्न फाइल ना करें तो इनका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस जो होता है वो खतरे में पड़ जाता है। उसके अलावा वो तमाम लोग जिनकी इनकम एफटीआर के अंडर फॉल हो रही है, उनको भी क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। या इसके अलावा कोई भी ऐसा बंदा या कोई भी ऐसी क्लासेस ऑफ पर्सन जिसको बोर्ड कह दे, या किसी मिनिस्टर इंचार्ज, मतलब जो मिनिस्टर इंचार्ज में हो, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो रेवेन्यू कलेक्शन मिनिस्टर होते हैं, अगर इनकी हदायत पे या बोर्ड की हदायत पे किसी बंदे को भी नोटिस इशू हो जाए या किसी क्लास ऑफ पर्संस को नोटिस इशू हो जाए कि आपने रिटर्न फाइल करनी है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो इन लोगों को रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। इनके अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें क्या करनी पड़ेगी, जिन्हें रिटर्न वगैरह फाइल करनी पड़ेगी। वो कौन कौन से हैं? वो कहता है कि कोई भी ऐसा बंदा जो पिछले 2 टैक्स ईयर से, कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा बंदा जो पिछले 2 टैक्स ईयर से टैक्स पे कर रहा था, उसको भी क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। मतलब आपने 2019 में टैक्स पे किया, आपने 2020 में भी टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, इसका मतलब आपने 2 प्रीसीडिंग ईयर में टैक्स पे किया है, तो 2022 में, 2021 में भी क्या करना पड़ेगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसा बंदा जो प्रीसीडिंग 2 ईयर्स में, ये प्रीसीडिंग 2 ईयर्स कंसेक्टिव होते हैं, जो प्रीसीडिंग 2 ईयर्स में अगर टैक्स पे कर रहा था, तो उसको भी इस साल क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। चाहे उसकी इनकम है, चाहे उसकी इनकम नहीं है, लेकिन उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। उसके अलावा कोई भी ऐसा बंदा जिसने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, उसे भी क्या करनी पड़ेगी, अपनी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती है। एक बंदा है, उसके बिजनेस में या उसकी किसी और इनकम में लॉस वगैरह हो रहा है, और वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करता हुआ आ रहा है, तो उसको अगर लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है मजीद, तो उसे क्या करनी पड़ेगी, उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की हद तक कि कोई भी ऐसा बंदा, सिंपल सी बात, ये पॉइंट डील कर रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि एक बंदा, उसके पास अगर मखसूस एरिया से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, तो उसको भी क्या करनी पड़ेगी, उसको भी रिटर्न वगैरह फाइल करनी पड़ेगी। अब वो एरिया लिमिट क्या है, उसके बारे में उसने बताया हुआ है कि कोई भी ऐसा बंदा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को ओन कर रहा है, जिसका लैंड एरिया, जमीनी रकबा 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा हो, ये है लैंड की बात, कि 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा की जमीन अपने पास
ऑन कर रहा हो, या उसके पास कोई फ्लैट हो जो फॉल कर रहा हो विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स। म्यूनिसिपल लिमिट्स होती हैं जो हमारी शहरी आबादी होती है, जहाँ पे म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स काम कर रही होती है। एग्जिस्टिंग इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट लॉज इन द प्रोविंसेस, ये आप लाइन छोड़ सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट लॉज के या कैंटोनमेंट लॉज के इस्लामाबाद टेरिटरी के साथ जो एरिया वगैरह वाक़ होता है, अगर उसके साथ इन म्यूनिसिपल लिमिट्स में, इन म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर, इन म्यूनिसिपल लिमिट्स के दायरा के अंदर अंदर अगर किसी बंदे के पास 500 स्क्वायर यार्ड का लैंड है या 500 स्क्वायर यार्ड का फ्लैट है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। उसके अलावा कोई भी बंदा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन कर रहा है जिसका एरिया 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा है और वो प्रॉपर्टी ओन कर रहा है किसी रेटिंग एरिया में, तब भी क्या करना पड़ेगा, उसको जो रिटर्न वगैरह है वो फाइल करनी पड़ेगी। और कोई भी ऐसा बंदा जो फ्लैट ओन कर रहा है जिसका एरिया 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है किसी रेटिंग एरिया में, तो उसको भी क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। मीन्स हमारे पास दो तरह के एरिया हैं, एक है हमारे पास रेटिंग एरिया, एक है हमारे पास वो एरियाज जो म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर फॉल कर रही है। ये एफबीआर ने डिफाइन किया होता है कि रेटिंग एरियाज कौन से होते हैं, कौन कौन से इसमें आते हैं, और म्यूनिसिपल लिमिट्स के दायरा कार में कौन कौन से एरियाज आ रहे होते हैं। अगर कोई बंदा म्यूनिसिपल लिमिट्स के दायरा कार में अपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह ऑन कर रहा है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो कोई फ्लैट वगैरह हो, नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को ये फ्लैट वगैरह लिखते हैं टैक्स में, इसका अगर साइज जो है, रकबा जो है वो 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा है, तो उस बंदे को, जिस बंदे के पास भी ये लैंड या फ्लैट होगा, उस बंदे को अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। वो जाएगा, वो डिपार्टमेंट में अपनी रिटर्न फाइल करेगा। और कोई भी ऐसा बंदा जिसका प्रॉपर्टी रेटिंग एरिया में है, या तो उसका लैंड रेटिंग एरिया में है या उसका फ्लैट मतलब कंस्ट्रक्टेड एरिया रेटिंग एरिया में है। अब लैंड के लिए लिमिट जो है एरिया की वो 500 स्क्वायर यार्ड है, और कंस्ट्रक्टेड एरिया जो फ्लैट है उसके लिए लिमिट जो है यहाँ पे वो है 2000 स्क्वायर फीट। अगर कोई इतने रकबे का फ्लैट या इतने रकबे का लैंड ओन करेगा किसी भी रेटिंग एरिया में, तो क्या करना पड़ेगा, उस बंदे को रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। एफबीआर उससे ये कभी भी नहीं पूछेगा भाई तेरी इनकम है या नहीं है, उसको सिंपल कहा जाएगा कि तुम्हारे पास रकबा है, अगर तुम्हारे पास रकबा इतना है ना, ठीक है बेटा आजा रिटर्न फाइल कर। उसके बाद कोई भी ऐसा बंदा जो कोई मोटर व्हीकल, गाड़ी, इसमें बाइक भी, बाइक हाँ आ सकती है, आती है। अब कोई भी मोटर व्हीकल ऑन कर रहे हैं जिसकी इंजन कैपेसिटी 1000 सीसी से ज्यादा है, अगर कोई गाड़ी आपके नाम है जो 1000 सीसी से ज्यादा है, तो सिर्फ और सिर्फ इस गाड़ी की ओनरशिप के ऊपर भी वो क्या कहेगा, भाई आजो हमें अपनी रिटर्न फाइल करो, आप बताओ कितनी इनकम है और कितना टैक्स वगैरह तुम पे कर रहे होती हो। या कोई भी ऐसा बंदा जिसने एनटीएन नंबर लिया हो, आज से कुछ अर्सा पहले 2016 में जिसने रिटर्न फाइल करनी होती थी, वो अपना जाके बकायदा डिपार्टमेंट को अप्लाई करता था, अपना एनटीएन नंबर लेता था, ये होती थी बात इंडिविजुअल्स के लिए। तो इनको एक स्पेशल नंबर अलॉट किया जाता था जिन्हें हम एनटीएन नंबर कहते थे। 2016 के बाद गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जो आपके आईडी कार्ड नंबर है यही आज के बाद आपकी एनटीएन नंबर है। लेकिन जो बिजनेसेस वगैरह होते हैं, पर्टिकुलरली कंपनीज हो गई या एओपीज वगैरह हो गई, इनको एक स्पेशल नंबर इशू किया जाता है जिसे हम कहते हैं नेशनल टैक्स नंबर। तो जिस बिजनेस के पास नेशनल टैक्स नंबर होगा या जिस बंदे के पास नेशनल टैक्स नंबर होगा, उसको भी क्या करनी पड़ती है, रिटर्न वगैरह फाइल करनी पड़ती है। उसके अलावा कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा कारोबार, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसके पास कोई कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन है बिजली का, और उस बिजली के बिल की एनुअल अमाउंट जो है वो 5 लाख से ज्यादा आ रही है, ऐसे बंदे को भी क्या करना पड़ेगा, अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास कमर्शियल
या इंडस्ट्रियल कनेक्शन है बिजली का और उसका एनुअल बिल 5 लाख से ज्यादा आ रहा है, तो उसको भी क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। डोमेस्टिक कनेक्शन पे नहीं होता, और अगर बिल 5 लाख से कम हो तब भी नहीं होता। उसके अलावा कोई भी ऐसा रेजिडेंट पर्सन जो किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, किसी भी इंडस्ट्री के साथ, किसी भी ट्रेड एसोसिएशन के साथ, किसी भी बिजनेस एसोसिएशन के साथ, किसी भी मार्केट कमेटी का या किसी भी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर हो, जिसमें पीएमडीसी आता है, पीईसी आता है, पाकिस्तान बार काउंसिल आता है, प्रोविंशियल बार काउंसिल्स वगैरह आ जाते हैं, आई कैप आ जाता है, आईसी मैप आ जाता है, किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अगर जो बंदा मेंबर होगा तो उस मेंबर को भी क्या करनी पड़ेगी, अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद कोई भी रेजिडेंट पर्सन जो इंडिविजुअल है, जिसके पास फॉरेन इनकम है या फॉरेन एसेट्स हैं, एक स्पेसिफिक लिमिट तक, वो $1 लाख के तक के एसेट्स होते हैं, उसे भी क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न वगैरह फाइल करनी पड़ेगी। और आखिरी इसमें आता है कि कोई भी ऐसा बंदा, स्पेशली बंदे से मुराद यहाँ पे इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल वाला बंदा जिसकी इनकम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में से है, जिसकी इनकम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में से है, लेकिन उसकी सालाना बिजनेस इनकम जो है वो 3 लाख से ज्यादा है, लेकिन 4 लाख से कम है। कोई भी ऐसा बंदा जो सिर्फ कारोबार कर रहा है और उसकी सालाना इनकम जो है वो 3 लाख से ज्यादा है, लेकिन 4 लाख से कम है, ऐसे बंदे को भी क्या करना पड़ेगा, अपनी रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट को जाएगा, अपनी रिटर्न फाइल करके देख आ रहा होगा। तो गवर्नमेंट ने पूरी हमें लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, कौन कौन बंदा रिटर्न फाइल करेगा और कौन कौन रिटर्न फाइल नहीं करेगा। तो जो जो उसने लिस्ट में कैटेगराइज कर दी है नाम, उसे क्या करना पड़ेगा, उन्हें वो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। जो बंदा भी रिटर्न फाइल कर रहा है, जो बंदा भी रिटर्न फाइल कर रहा है, उस बंदे को क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस बैंक अकाउंट जो है या जो भी उसके बैंक अकाउंट हैं वो उसको अटैच करके देने होते हैं। मतलब वो अपने बैंक अकाउंट जो होगा वो डिक्लेयर करेगा और गवर्नमेंट को बताएगा कि ये मेरा बैंक अकाउंट है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शंस वगैरह कर रहा होता हूँ। तो बिजनेस बैंक अकाउंट का मतलब क्या होता है, ऐसा बैंक अकाउंट जो टैक्स पेयर जो है यूटिलाइज कर रहा है अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए, और उसने कमिश्नर को डिक्लेयर किया हुआ है अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कि ये बैंक अकाउंट है और इसके तहत मैं क्या कर रहा हूँ, तमाम ट्रांजैक्शन वगैरह टेकअप कर रहा हूँ, तो वो हमारा बिजनेस बैंक अकाउंट होता है। अब बिजनेस बैंक अकाउंट सिर्फ और सिर्फ वो लोग डिक्लेयर करेंगे जो सिर्फ बिजनेस कर रहे होते हैं, जिसमें नॉर्मली सोल प्रोपराइटर, एओपी और कंपनीज वगैरह आती हैं। ये अपना बिजनेस बैंक अकाउंट डिक्लेयर करती हैं एफबीआर को, और ये पोर्टल के जरिए क्या कर रही होती हैं, डिक्लेयर कर रही होती हैं। इसके अलावा जितने भी टैक्स पेयर हैं वो भी अपना बैंक अकाउंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं कि यार ये हमारा बैंक अकाउंट है, इसमें हम ट्रांजैक्शंस वगैरह कर रहे हैं। अगर आप बैंक अकाउंट डिक्लेयर नहीं करोगे तो आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको उसका जुर्माना पे करना पड़ता है। तो अगर आप बिजनेस में हो, अगर आप बिजनेस कमा रहे, आप इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्न कर रहे हो और आप बीइंग अ बिजनेस अपना बैंक अकाउंट डिक्लेयर नहीं करते, तो जितने भी आपने एक्सपेंसेस बिजनेस के किए होते हैं फ्रॉम दैट बैंक अकाउंट, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आपके इनएडमिसिबल हो जाते हैं, वो आपको एफबीआर पर क्लेम नहीं करने देता। ऑल्दो आपने बैंक से पे की है, लेकिन एफबीआर करता आपने हमें अपना बैंक डिक्लेयर नहीं किया, आपने नहीं बताया था कि आप किस अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए फिर वो आपको कोई भी एक्सपेंस क्लेम नहीं करने दे रहा होगा। तो वैसे लास्ट डेट जो है थी बैंक अकाउंट्स को डिक्लेयर करने की 30 सितंबर 2021 थी। अभी तक इसकी एक्सटेंशन चल रही है, लोगों ने ये बैंक अकाउंट्स वगैरह डिक्लेयर नहीं किए। टैक्स कौन कौन पे करेगा, हमने इसका जवाब मिल गया। अब कौन कौन टैक्स पे नहीं करेगा, इसके ऊपर भी क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा हाथ हल्का रखा हुआ है। ये थोड़ा सा गवर्नमेंट ने हाथ हल्का रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। आपको पास पेपर में इस सेक्शन में से इस एक्सेप्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे 2 से 3, 2 से 3 से आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन 115 है। अभी देखिए हमें पूरी लिस्ट पढ़ के आए हैं,
इस पूरी लिस्ट में गवर्नमेंट ने हमें क्या बताया है कि आप ये हो टैक्स पे करो, ये है रिटर्न फाइल करो, ये है रिटर्न फाइल कर दो, आप ये कर रहे हो रिटर्न फाइल कर दो। उसने पूरी हमें लंबी चौड़ी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। लेकिन अभी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट प्रोवाइड कर रहा था ना, फिर गवर्नमेंट को थोड़ा सा ख्याल भी आ गया। गवर्नमेंट ने कहा मैं थोड़े से लोगों को एग्जाम्पशन दे दूंगा रिटर्न फाइल करने से। वो उसने एग्जाम्पशन जो दी है वो उसने दी है इनको, सिर्फ इसको, इसको और इसको और इसको। अब देखिए इन चारों पॉइंट्स में क्या था, इन चारों पॉइंट्स में क्या था, आपके पास जमीन है, गवर्नमेंट कहती है रिटर्न फाइल करो। आपके पास गाड़ी है, गवर्नमेंट कहती है रिटर्न फाइल करो। अब लाजमी तो नहीं है जिसके पास जमीन हो वो बंदा अमीर हो या वो बंदा पैसे वाला हो। इज इट लाइक दैट? या लाजमी तो नहीं जिस बंदे के पास एक 2000 स्क्वायर फीट का घर है वो बंदा पैसे वाला हो या वो बंदा अमीर हो या उसकी इतनी दौलतें हैं कि वो रिटर्न फाइल कर रहा हो। अब देखिए 2000 स्क्वायर फीट जो है ना गालिबन वो बनता है आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7.34 मरला के करीब बनता है, 7.5 मरले के करीब बनता है। अब जिसका 7.5 मरले का घर है क्या वो इतना अमीर है? अब एक बंदा बूढ़ा है, बुजुर्ग है, उसकी उम्र 80 साल की है इस वक्त, उसने जवानी में काम किया था, पैसे पूसे कमाए थे, तब नहीं था उसके पास, तब सिस्टम इतना डेवलप नहीं था, उसने घर लेके बैठ गया, अब उसके नाम पे घर है, बंदा रिटायर है, बंदे के पास खाने के पैसे नहीं है, जुम्मे की नमाज के बाद जाकर वही नमाज पढ़ के मस्जिद में शुरू होता है कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का प्लेयर था, मैं बचपन में खेलता था, वहां पैसे पूसे कमा कर जुम्मे की नमाज के बाद अपना घर चला रहा है वो बंदा। लेकिन प्रॉब्लम ये है उसके घर के नाम, उसके नाम के ऊपर क्या है, प्रॉपर्टी भी है, तो क्या उससे भी रिटर्न फाइल करवानी पड़ेगी? क्या उस प्रॉपर्टी के लिए भी उससे हम रिटर्न फाइल करवाएंगे? या एक बंदा था, एक वालिद ने गाड़ी वगैरह परचेज की, वालिद की वफात होगी, वो गाड़ी बेचे बेटे के पास चलेगी, अब बेटा वो गाड़ी ऑन कर रहा है, बेटा स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन गाड़ी ऑन कर रहा है, क्या बेटा भी रिटर्न फाइल करेगा उस गाड़ी की परस्पेक्टिव पे? इसके लिए जब गवर्नमेंट ने सोचा ना कि यार हमने तो कह दिया है, बड़े आराम से बड़े प्यारे से मुंह से हमने कह दिया है कि जिसके पास 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी होगी रिटर्न फाइल करे, जिसके पास 2000 स्क्वायर फीट से बड़े का लैंड फ्लैट होगा किसी रेटिंग एरिया में, किसी अर्बन एरिया मतलब डीएचए वगैरह में, वो रिटर्न फाइल करवाए, जिसके पास किसी रेटिंग एरिया मतलब किसी म्यूनिसिपल लिमिट से बाहर वाले एरिया में, मतलब ये लाहौर से बाहर के एरियाज हो गए या कैंटोनमेंट से बाहर के एरियाज हो गए या शहरी आबादी से बाहर के एरिया हो गए, वहां पे उसका अगर 500 स्क्वायर यार्ड तक प्रॉपर्टी है तो रिटर्न फाइल करें, हमने तो बड़े आराम से कह दिया है। लेकिन तो जब उन्होंने रियलिटी देखी तो रियलिटी के सर्कमस्टांसेस बड़े मुख्तलिफ थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम इन 3 सेक्शंस के ऊपर हम तुम्हें क्या कर देंगे, एग्जाम्पशन दे देंगे। मतलब हुकूमत ने खुद कहा, हुकूमत ने खुद कहा कि तुम्हारे पास 1000 सीसी की गाड़ी है, 1000 सीसी या इससे ज्यादा की तुम्हारे पास मोटर व्हीकल है, तुम क्या करो, रिटर्न फाइल करो। हुकूमत ने खुद कहा तुम्हारे पास 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का फ्लैट है किसी रेटिंग एरिया में, रिटर्न फाइल करो। हुकूमत ने खुद कहा तुम्हारे पास 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा का लैंड है, आप रिटर्न फाइल करो। हुकूमत ने खुद तुम्हें ये बता दिया कि अगर तुम प्रॉपर्टी ऑन करोगे रिटर्न फाइल करनी है, गाड़ी ऑन करोगे रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन फिर यहाँ पे हुकूमत ने खुद कहा, वैसे तो हम बड़े सख्त थे लेकिन हम यहाँ पे पिघल गए। उन्होंने देखा कि यार गरीब माशरा है, गरीब मुल्क है, लाजमी नहीं है जिसके पास हर चीजें हो वो रिटर्न फाइल करने के काबिल हो। तो उन्होंने क्या कर दी, फिर उन्होंने कुछ लोगों को इम्यूनिटी दे दी, कुछ लोगों को माफी दे दी कि यार आपके पास चीजें हैं, आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी। वो कौन कौन से हैं? एक विडो, ऑर्फन जिसकी उम्र 25 साल से कम हो, डिसेबल्ड पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन। ये 4 लोग हैं जिनको हुकूमत ने क्या दी है, जिनको हुकूमत ने माफी दे दी है। अब बेवा हो जाए, कोई भी यतीम जिसकी उम्र 25 साल से कम है वो हो जाए, या कोई भी डिसेबल्ड माजूर, ये माजूर वो जिसके कौमी शनाख्ती कार्ड के ऊपर माजूर लिखा हो, मतलब वो डेटाबेस पर, नादरा के डेटाबेस में वो माजूर है, वो वाले माजूर नहीं कि जो मस्जिदों के बाहर बैठे होते हैं प्लास्टिक की टांगे लगवा के, वो वाले नहीं, जो वाकई डेटाबेस में माजूर हैं। और कोई भी नॉन रेजिडेंट पर्सन,
इन 4 लोगों को गवर्नमेंट ने कहा कि अगर तुम्हारे पास 1000 से ऊपर गाड़ी है, तुम्हारे पास फ्लैट है, तुम्हारे पास लैंड है, तुम्हें सिर्फ इनकी गर्ज से रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ने फिर आपको एग्जामिशंस दी इस चीज से मुतालिक कि आप लोगों को रिटर्न फाइल करवाने की जरूरत नहीं है। आपने अक्सर अपनी लाइफ में देखा होगा कि आपके कोई हमसायों में है, उन्होंने कोई 10-12 मरले का घर लेके यहाँ बनाया हुआ है या कनाल का घर यहाँ बनाया हुआ है, उनकी पूरी फैमिली अब्रॉड में रहती है, वो 5-6 साल बाद पाकिस्तान आते हैं। अक्सर आपने सिनेरियोज देखे होंगे। अब उनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है 1 कनाल की, 2 कनाल की, लेकिन वो आप उस प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर पाकिस्तान में रिटर्न फाइल नहीं कर रहा होगा। क्यों? बिकॉज अगर उसको नोटिस कभी भी इश्यू हुआ, उसने कहना भाई मेरे पास प्रॉपर्टी है लेकिन मैं पाकिस्तान का नॉन रेजिडेंट पर्सन हूँ, तुम्हारा सेक्शन 115 कहता है कि तुम नॉन रेजिडेंट पर्सन हो, तुम्हें रिटर्न फाइल करवाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एक डिसेबल्ड पर्सन है, उसके पास गाड़ी है या प्रॉपर्टी है, उसको भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है इसकी बदौलत। और कोई विडो है या कोई ऑर्फन है, यतीम है, यतीम भी वो जिसकी उम्र मैक्सिमम 25 साल तक की हो, उसको भी इनके वजह से रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअली ये जो पॉइंट था वो इसकी और इनकी क्या थी, एक्सेप्शन थी कि किन सर्कमस्टांसिस में आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह हो, आपको रिटर्न वगैरह जमा नहीं करवानी चाहिए। वही कहता है जी सेक्शन 1115 की कंटिन्यूशन में ही कि वो बंदा रिटर्न फाइल नहीं करेगा जिसकी इंजन, जिसकी गाड़ी 1000 सीसी से ऊपर हो, जिसके पास फ्लैट हो 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का, जिसके पास लैंड हो 500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का, तो उसको फिर रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखने के लिए विडो, ऑर्फन, डिसेबल्ड और नॉन रेजिडेंट, तो ये वो लोग हैं जिनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है इनके पर्सपेक्टिव से। तो इसको याद करने के लिए आप रख सकते हैं DOWN। डी से डिसेबल्ड, ऑर्फन, विडो और नॉन रेजिडेंट। अभी जो हमने भी रूल पढ़ा है ना, इसी रूल से रिलेटेड करते हैं हम बात। चले हम एग्जांपल करते हैं। सवाल देख लीजिए जरा मुझे। जी सवाल हुआ हमारा यहाँ पे कंप्लीट। जी सवाल है जी, मिस लैला बहरोज करीम से इसकी शादी हुई थी। एक बहरोज करीम वेल नॉन डॉन था। 2 साल के बाद मिस्टर बहरोज करीम को कत्ल कर दिया गया बाय परिजार। आफ्टर द फ्यूनरल ऑफ मिस्टर बहरोज, नमाज जनाजा के बाद बहरोज की, फिरोज ने लैला को बताया कि बहरोज ने अपने एसेट जो है 5000 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी और एक LX 570 जो लैला के नाम ट्रांसफर कर दी। अब लैला की आंखों में गम भी था, उसकी आंखों में 2 आंसू थे। अब वो कंफ्यूज थी कि आंसू खुशी का है कि गम का है, बिकॉज घर भी मिल गया, लेक्सस 570 भी मिल गई है, तो वो कंफ्यूज थी। बट आंसू तो थे, आंसू तो आंसू होते हैं। ऑन द ईयर एंडेड 30 जून 2022, जब ईयर एंड हुआ, लैला को नोटिस हो गया कि बाजी लैला रिटर्न फाइल कर दे। अब जैसे उसको नोटिस मिला, उसने कहा जी मैं तो बहुत गम में हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मेरे सरताज जो थे उनका सर ही उड़ा दिया गया, अपना सर है ना ताज है, तो मैं क्या करूंगी। तो वो FBR को रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। फिर उसने क्या किया, उसने आपको कांटेक्ट किया आपकी गाइडेंस लेने के लिए कि इस नोटिस का क्या जवाब होना चाहिए। आप ये करेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 114 के सेक्शन 114 के मुताबिक आप सेक्शन नंबर ना भी लिखें कोई मसला नहीं है, आप सिंपल, अच्छा मैं आपको टेक्स्ट में एक गाइडेंस बता देता हूँ। सेक्शन नंबर आपको कोई रिकमेंडेड नहीं है याद करने के लिए। अगर आप सेक्शन नंबर याद करना चाहते हैं तो ना कीजिएगा, आप सिंपल वहां पर लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, दैट्स इट, वो चल जाएगा। पहले आप बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कोई भी ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु ओन्स अ कार
more than 1000 cc or a person who owns an immovable property, जो भी है रेटिंग एरिया वाली या नॉन रेटिंग एरिया वाली 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा हो, उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। पहले आप लिखेंगे नॉर्मल रूल, ठीक है, ये है नॉर्मल रूल। फिर आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, मतलब सेक्शन तो आपको याद ही रहेगा, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अ पर्सन, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इफ अ पर्सन, फिर वो डाउन लिख दीजिएगा कि अगर डिसेबल हो, ऑर्फन हो, विडो हो या नॉन रेजिडेंट हो, उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। देन एंड पे आप क्या करोगे, इसको आप कंक्लूड करेंगे कि एज मिस लैला इज अ विडो, सो दैट्स व्हाई उसको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको कुछ इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे सेक्शन, इसका जवाब। सबसे पहले आप लिखेंगे नॉर्मल रूल, ये तरीके को जरा अडॉप्ट कीजिएगा, बाद में ना कहिएगा कि हमें क्या फेल क्यों करता है। पहले आप बताएंगे नॉर्मल रूल, नॉर्मल रूल वो जो सेक्शन 114 के मुताबिक था। फिर आप बताएंगे इस नॉर्मल रूल की एक्सेप्शन के कौन लोग जो हैं वो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, ये है सेक्शन 115 के मुताबिक। फिर आप इसके ऊपर क्या करेंगे, उसको कंक्लूड करेंगे, आप कंक्लूजन देंगे कि भाई साहब ये हमारा फैसला है कि चूंकि ये बंदा विडो है, दैट्स वाई इसको ये जो है अपना रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर मैं इसी की कंटिन्यूशन कर दूं, इसी एग्जांपल में मैं कंटिन्यूशन कर रहा हूं, जरा वो देखिएगा। लेटर आफ्टर 1 year Miss Leila started a business with his business partner Farizan in the name of Behroz Samosa Chaat, and she earned a profit of rupees 5,70,000 in that year। अब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा? अब देखिए ये पूरा सवाल है हमारा, इसका जवाब बड़ा सिंपल है। अब इसका जवाब ये है कि रिटर्न फाइल करेगी वो। हम बताएंगे यहाँ पे नॉर्मल रूल, नहीं पहले हम यहाँ पे बताएंगे नॉर्मल, पहले हम बताएंगे एक्सेप्शनल रूल। एक्सेप्शनल रूल ये होगा कि अगर कोई विडो है ना, अगर विडो के पास गाड़ी हो 1000 सीसी से ऊपर, और अगर उसके पास 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा की प्रॉपर्टी हो, तो उसको रिटर्न फाइल नहीं करनी। हम पहले ये बात बताएंगे। फिर हम दूसरा पॉइंट बताएंगे कि ऑल्दो शी इज अ विडो बट शी इज रनिंग हर ओन बिजनेस, लेकिन वो अपना बिजनेस रन कर रही है, और बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो बेसिक मिनिमम एग्जेम्पशन से ज्यादा है। बेसिक मिनिमम एग्जेम्पशन होती है 4 लाख की, उसका प्रॉफिट भी 4 लाख से ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई इसको क्या करनी पड़ेगी, अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर खाली विडो होती ना करती, बट एज ऑफ नाउ शी इज अर्निंग, वो अपना बिजनेस चला रही है और बिजनेस से पैसे कमा रही है। सो दैट्स व्हाई इसे क्या करना पड़ेगा, अब रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, बिकॉज वो खाली एसेट्स की प्ली नहीं ले सकती। अब ये सेक्शन की एक्सेप्शन इसलिए आई थी बिकॉज हमारे कल्चर पाकिस्तान का ये है कि जब खावन फोत होता है तो एसेट्स वगैरह बीवी के पास चले जाते हैं, और बीवी जो होती है मोस्टली क्या होता है हमारे कल्चर में, हमारा ये है कि वो अर्न नहीं करती, लेकिन उसके नाम एसेट्स रहते हैं। तो अगर उसके नाम एसेट्स हैं और वो अर्न नहीं कर रही, सो दैट्स व्हाई हमने उसको माफी दी थी कि आप रिटर्न फाइल ना करें। सिमिलरली ऑर्फन्स के लिए भी होता है यही, कि अगर एक यतीम है 25 साल तक की उम्र है, तो ये नॉर्मली होता है कि 25 साल की उम्र तक हमारे पाकिस्तान में पैसे नहीं कमाए जाते। पाकिस्तान में तो पैसे कमाए जाते ही नहीं है। पाकिस्तान में जो कैरियर स्टार्टिंग लाइफ है वो 24 साल है। 24 साल से लोग अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं, जॉब करना, अर्निंग करना स्टार्ट करते हैं। और वेस्ट में जो जॉब साइकिल होता है, जो कैरियर स्टार्टिंग साइकिल होता है, वो 16 ईयर्स होता है, कि वहां पे 16 साल की उम्र में बच्चे पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे 24 साल की उम्र में पैसा स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो ऑर्फन्स हैं, यतीम है,
जब खुदा ना खास्ता उसका फादर फोत होता है तो जो एसेट्स होते हैं तमाम के तमाम उस बच्चे के नाम पे ट्रांसफर हो जाते हैं, इनहेरिटेंस हो जाती है। या वो एक बच्चा वो छोटा है 18 साल का, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, कुछ पता भी नहीं है, लेकिन उसके नाम पे है, वो घर उसके नाम पे है, वो गाड़ी उसके नाम पे हो गई है, तो फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर इस बच्चे की उम्र 25 साल तक है ना, तो अगर ये कोई काम शाम नहीं कर रहा, इसके पास ये एसेट्स और ये गाड़ियां, तो हम इसको तंग नहीं करेंगे, ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। सिमिलरली डिसेबल्ड जो है, डिसेबल्ड को भी इन्होंने माफी दी हुई है कि अगर एक डिसेबल्ड है उसके पास गाड़ी है, या एक डिसेबल्ड उसके पास घर है और बड़ा घर है, तो सिर्फ घर की बदौलत, गाड़ी की बदौलत हम उसके रिटर्न फाइल नहीं करवा रहे होते। हाँ, अगर डिसेबल्ड अर्निंग स्टार्ट कर दे, डिसेबल्ड पैसे कमा रहा है, डिसेबल्ड के पास भाई पैसा आ रहा है, वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस की रिटर्न फाइल करवा लेंगे। विडो बाद में पैसा कमाना शुरू कर दे, वो ठीक है, नाउ शी इज रनिंग अ बिजनेस, तो वो अपनी बिजनेस इनकम डिक्लेयर करे, उस पर हमें टैक्स वगैरह पे कर देगी। सो दिस इज द रूल। ये जो है ये हमें इस तरह से इस रूल में रिलीफ दिया गया है कि ये रूल है और ये इसका रिलीफ है। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखें, कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस आर रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2018। क्या बताया नहीं कौन कौन बंदा रिटर्न फाइल करेगा। पहले है एबीसी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, लेकिन उसने कोई एक्टिविटी नहीं की 2018 में, तो हमने क्लियरली पढ़ा हुआ है कोई कंपनी चाहे वो पैसा कमाए या ना कमाए, उसे क्या करना पड़ेगा, उसको टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। ये हमने बड़ा क्लियरली पढ़ा हुआ है, तो कंपनी इसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद एक कंपनी है, उसका टैक्स ईयर 17 में इनकॉर्पोरेट हुई, उसका लॉस हो गया, अगर उसने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, अगले साल क्लेम करना है, तो उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। उसके अलावा सीए नोट्स लिमिटेड है, इनकॉर्पोरेट हुई 2016 में, उसके टैक्सेबल इनकम जो है थी वो 4.5 लाख थी। अब ये बिजनेस है और बिजनेस इनकम 4 लाख से ज्यादा है, मिनिमम जो लिमिट होती है वो 4 लाख की होती है, जिसने 4 लाख से ज्यादा कमाए उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मिस्टर डैनियल है, एनटीएन होल्डर है, उस सैलरीड इंडिविजुअल है, उसकी इनकम जो है वो बिलो एवरेज थी, मतलब जो हमारी टैक्सेबल लिमिट है उससे कम पैसे कमाए हैं उसने सैलरी, तो जो बंदा उससे कम पैसे कमाएगा उसको रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ेगी। अब सैलरीड के लिए जो लिमिट है वो है 6 लाख। अब जो बंदा 6 लाख से कम पैसे कमाएगा उसको रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ेगी, और ये सैलरीड इंडिविजुअल के लिए याद रखिएगा। एक बंदा नॉन सैलरीड है, उसकी बिजनेस इनकम जो है वो टैक्सेबल लिमिट से कम है और उसके पास एनटीएन सर्टिफिकेट भी नहीं है। अब बिजनेस इनकम लिमिट से कम है तो इसको भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। एक इंडिविजुअल है, उसके पास 800 सीसी मोटर व्हीकल है, उसके पास मेहरान है, बॉस है, तो बॉस के लिए भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा मिस्टर जेजी है जी, उसने लॉस इनकर किया है बिजनेस में और वो उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है, उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। एक मिस्टर शुएब है, 75 साल की उम्र है, ही इज लिविंग विद हिज सन, वो अपने बेटे के साथ काम कर रहा है और उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मतलब कोई पैसे उससे नहीं कमा रहा, तो एनटीएन होल्डर है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वो क्या है, एनटीएन होल्डर है। अगर वो बंदा एनटीएन होल्डर है ना, तो उसे फिर क्या करनी पड़ेगी, उसको रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी, बट वो फिर नील रिटर्न फाइल करेगा, उसमें कोई इनकम वगैरह उसकी डिक्लेयर नहीं की जाएगी। उसके अलावा जो मिस्टर लोधी है, उसकी प्रॉपर्टी है जी 550 स्क्वायर यार्ड की नॉन वेटिंग एरिया में, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। एक एनपीओ है, उसको भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। एक उसामा शेख जो है, उसका फ्लैट है 1900 स्क्वायर फीट का रेटिंग एरिया में, क्या इसको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? द आंसर इज नो, बिकॉज इसके लिए 2000 स्क्वायर फीट की लिमिट है, इसका जो फ्लैट है वो 2000 स्क्वायर फीट से कम है, सो दैट्स वाई इसको भी रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ेगी। वाई कैप में इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा रहे होते हैं, हु आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न और कौन रिटर्न फाइल नहीं करेगा।